जी सर, बताएं अपना नाम। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर 64 साल की हो गई है और आज 65वां स्थापना दिवस है। 28 जनवरी 1928 को इस अकादमी की स्थापना हुई। आज स्थापना दिवस समारोह भी है, साथ साथ में अमृत सम्मान समारोह। अमृत सम्मान समारोह का मायने ये है कि राजस्थान साहित्य अकादमी 75 वर्ष से अधिक की अवस्था के साहित्यकार, शिक्षाविद, समाजसेवी, पत्रकारों का सम्मान करती हैं जिनको अकादमी का अभी तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो आज हम 8 सम्मानित हमारे साहित्यकारों का अमर सम्मान से सम्मानित कार्यक्रम भी है। साथ साथ में अकादमी में जो लोगों ने सेवाएं दी, जो हमारे यहाँ कार्मिक रहे या जो लोग हमारे अध्यक्ष सचिव रहे, उनको या उनके परिजनों का हम सम्मान कर रहे हैं। साथ ही अकादमी में जो सेवारत कार्मिक हैं उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। अकादमी का आज यूँ कहिए कि स्थापना दिवस है या जन्म दिवस है। इस शुभ बेला पे मैं प्रांत के साहित्यकारों से आह्वान करता हूँ कि अकादमी आपकी है, आइए जुड़िए, हम साहित्य को और ऊंचाइयां प्रदान करें और राजस्थान के साहित्य को गौरव। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान साहित्य अकादमी में आपका स्वागत है। और आज राजस्थान साहित्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। चलते हैं कार्यक्रम। तो चलिए आपको ले चलते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के ऑफिस पे, जहां पुस्तक प्रदर्शनी और बहुत ही सुंदर हर एक रचना को यहाँ पर उकेरा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कविताएं, गज़ल, नगमे, पेड़ पौधे, देश दुनिया, हर एक विषय वस्तु पर ज़बरदस्त चित्रण किया है और बहुत ही सुंदर। तो चलते हैं सभागार की ओर, जहाँ और जाकर मैंने देखा उनका हॉल भरा हुआ था, लोग उसमें नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। वो सारा जो कुचक्र है वो फेल हो गया, खराब फिल्म के बावजूद। लेकिन ये जो है कि लोग क्यों इकट्ठा हो गए सड़कों पर किसी फिल्म के खिलाफ, क्योंकि एक गुटबाजी है। इसी किस्म की गुटबाजी आपको साहित्य में देखने को मिलती है कि एक, चूंकि कुछ लोग आप एक विचार विशेष के हैं, जो भी कई विचारधारा है वहां पे, तो उन विचारधारा के लोगों को एक खेमा, एक संघर्षण, एक छाता मिल जाता है और वो एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। एक रूसी पत्रिका में, क्योंकि ये सारा सिलसिला इस तरह का प्रचार करने में रूस की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसी किताबों बड़े उस जमाने में खूब पैसा खर्च करते थे, तो रूस और अमेरिका और सीपीयू चलता रहता था। उनका भी अपना, अमेरिका का अपना हथकंडा था और रूस का भी अपना अलग था। लेकिन था कुल मिलाकर के मामला है कि कुछ लोगों को वो प्रचारित करेंगे, कुछ लोगों को ये प्रचारित करेंगे। उधर वो कांग्रेस फॉर पर्सनल फ्रीडम और ये उसमें एक साथे के लोग जमा है, तो दूसरी साथे जमा, बाद में कई साथे हो गए। इस देश में 16 कम्युनिस्ट पार्टियां हो गई, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल वगैरह कहते हैं। उन सबके अलग अलग लेखक संगठन भी हो गए। और हाल ये हो गया कि एक कोई प्रगतिशील या जनवादी लेखक की मृत्यु हो, जो कि कुल मिलाकर के तो मार्क्सवादी रहा होगा, तो उसके शोक सभाएं भी अलग अलग दिल्ली में मैंने देखी, मैंने उसको लिखा भी था। वो शोक सभा भी मिलकर के नहीं कर सकते, आपस में राग द्वेष जो है वो इतना अधिक है कि भाई हमारे आपके विचार नहीं मिलते। लेकिन जब दो जिनके विचार आपस में मिलते हैं, वो एक दूसरे को विचारधारा के कारण कितना आगे बढ़ाते हैं, ये अपने आप में एक संकीर्णता का परिचय है। कि उन लोगों के पीछे जो प्रगतिशील माने जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। कट्टरपंथियों पे तो सिनेमा के बहाने बात कर चुका कि ठीक है, उनके दिमाग का दिवाला निकला हुआ है। लेकिन जिनको बुद्धिजीवी मानते हैं और वो एक अच्छी खासी विचारधारा लेके आते हैं, लेकिन वो एक संकीर्णता में डूब जाते हैं। और ये जो मैं रूसी पत्रिका का उदाहरण दे रहा था, वो ये था कि कार्टून छपा था। उस कार्टून में ये था कि टेबल के एक तरफ एक लड़की, दूसरी तरफ एक युवक, और वो लड़की कहती है उस, और बीच में टेबल पर कुछ औजार पाने रखे हुए हैं। तो लड़की कहती है उस युवक को कि मुझे नहीं मालूम कि मैं तुमको प्यार करती हूँ कि नहीं, लेकिन जब मैं तुम्हारी औजार देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद करती हूँ। यानी जब मुझे लगता है कि तुम भी मजदूर हो, मैं भी मजदूर हूं, तो तुम्हारा हमारे बीच में प्रेम है। अब ऐसे प्रेम हो सकता है?
प्रेम करने का भी कोई वैचारिक आधार होगा कि भाई ये किसी आइडियोलॉजी की वजह से एक हैं तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये कार्टून था। और देश में सच्चाई में ऐसा हो रहा है कि अगर आप इस लेख की संगठन से संबंध रखते हैं, मेरी विचारधारा से संबंध रखते हैं, तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, और तारीफ लोग करते हैं। और अगर विचारधारा के नहीं हैं तो उनकी निंदा करेंगे, घेर करके उनकी पिटाई करेंगे, ये भी इसमें होता है। तो ये एक तरह का जातिवाद साहित्य में मैं मानता हूँ, इसको मैंने जातिवाद कहा। इनकी ख्याति सर्वविदित है और राजस्थानी भाषा का नया मुहावरा गढ़ने में आप सिद्धस्त माने जाते हैं। आप राजस्थान की जो भाषा है उसके शब्द शिल्पी साहित्य साधक के रूप में तो समादर थे ही। पागी के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार आपको मिला है, बिहारी पुरस्कार से आप सम्मानित हैं, बोलो माधवी पर मीरा पुरस्कार और उड़ीद पुराण पर सूर्यमल मिशन पुरस्कार, दोनों अकादमियों का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो आपको मिला है। आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जैसा मैंने कहा ओम थानवी जी के संदर्भ में कि उनको सुनना खुद को समृद्ध करना है, आपके विषय में भी यही बात कहता हूँ। और जब आपका पूरा व्यक्तित्व मैं उत्सव मनाने का जो सोच लेकर के हमारे सामने है, और अकादमियों का ये काम होना भी चाहिए कि आज जिन लोगों ने अपने जीवन में अमृत उस स्टेज को पार कर लिया है, ये ऐसे जो प्रणम्य लोग हैं जो 75 वर्ष से अधिक की आयु जिन्होंने अब तक अपना जीवन उससे ज़्यादा वसंत देख लिए हैं। बल्कि मैं जानता हूँ इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं कि जो पिछले 50-60 साल 70 साल से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। तो मैं ऐसे मनुष्यों को, जैसे मेरी राजस्थान की उन सपूतों को और साहित्य के सपूतों को प्रणाम करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ, और ये अभिशंसा करता हूँ कि वे 100 वर्ष तक जिए। वे अभी जिस उम्र में हैं तब भी वो कलम के साथ अपने रचनाकार के काम में निबद्ध रहें, कुछ लिखते रहें, क्योंकि या अभी वो एक ऐसे स्टेज पर हैं कि उनके पास जितना अनुभव है शायद दूसरी पीढ़ी के या उनसे जो छोटे लोग हैं उन्होंने जगत का इतना अनुभव नहीं किया है जितना इन लोगों ने किया है। तो अपने उस अनुभव की उस पूंजी को भी वो अगर कर सकें, उसको रचनात्मकता में बदल सकते हैं, तो ये आने वाली साहित्य की पीढ़ी के लिए पर बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं उनको 100 वर्ष तक जीने की अभिशंसा करता हूँ और वो अच्छा स्वास्थ्य जिए, जो अब तक वो अपना साहित्य में जो अच्छा सा महसूस करते रहे हैं वो वैसा ही महसूस करते रहे। आज के समारोह के मुख्य वक्ता जिनको आप अभी सुन रहे थे, श्रीमान थानवी साहब, अकादमी के अध्यक्ष बहन नागर जी और उपाध्यक्ष, ये मुझे जान करके बहुत खुशी हुई कि जिनकी हम सिर्फ यही बात करते रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो हाशिए पर हैं, और हम जिनके लिए विमर्श, जो नया उत्तर आधुनिक समय में जो नए विमर्श शुरू हुए हैं कि जो हाशिए के लोग हैं उनको हम कैसे मुख्य धारा में लाएं। और ये मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर और आज ये देखकर कि जब मेरे पास ये उपाध्यक्ष बैठी थी तो मुझे लगा कि ये इस अकादमी ने एक अच्छी पहल की है कि जिस विमर्श के लिए मैं ये वकालत करते रहे हैं कि हाशिए के लोगों को इधर लाना चाहिए, ये ले आ गए हैं। तो मुझे इनके लिए बहुत बधाई देता हूँ। दूसरा, ये जो अकादमी बनी है वो बहुत युवा लोगों की अकादमी कहा जा रहा है इन दिनों। अच्छा है कि लोगों को एक काम करने का अवसर मिला। देखिए, इस अकादमी की परंपरा जिसके बारे में संकेत कर रहे थे थानवी साहब, बहुत अच्छी परंपरा रही है इस अकादमी। और क्योंकि मैं कुछ एक आयोजनों के तो मैं गवाह हूँ, मैं स्वयं उनमें था, उपस्थित था। जैसे इस अकादमी में इस भारतवर्ष में मेरा ख्याल है कबीर को लेकर करके जितना बड़ा आयोजन इन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था, राजा मेरी रूसिया के बीकानेर में हुआ और
बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब जिसकी कोई कल्पना नहीं। और उसमें कबीर के जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, सुखदेव प्रसाद सिंह, नामवर सिंह, पद्मश्री कोमल कोठारी, खूब सारे, मैं और हम लोग तो थे ही वहाँ पर। पुरुषोत्तम अग्रवाल थे, नंदकिशोर आचार्य थे, और भी बहुत सारे लोग। तो वो एक ऐसा आयोजन था कि जो शायद भारत की कोई अकेडमी नहीं करवा पाई। या मुझे एक आयोजन पसंद याद आता है, उसमें मैं भी गया था, और वो था भारत में बुद्धिजीवी की भूमिका। और ये आयोजन हुआ था मुंबई में। और उसमें हमारे पूनम दहिया साहब उन दिनों अध्यक्ष हुआ करते थे। और उस पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी वो भी जिस व्यक्ति ने बनाई, जिनके बारे में बार बार अभी आप श्रीमान खानवी साहब ने इनका जिक्र कर रहे थे। और भारतवर्ष में बहुत ही बड़ी प्रतिभा थी वो कहानी के क्षेत्र में। और विशेषकर जब हम उनके निबंध पढ़ते हैं तब भी हम लोगों को लगता है कि ये निबंध जो हिंदी साहित्य में उन्होंने लिखा और जो उनकी देन, वो देन हमेशा हमेशा याद की जाएगी। उन्होंने नए ट्रेंड्स भी डाले, ये सब उनके अनुवाद भी। जब वो बाहर थे विदेश में, इनके बारे में आपने कहा, तो उन दिनों तो वो सब लोगों को प्रिय लगते थे क्योंकि वो कम्युनिस्ट कार्ड होल्डर थे। और बाद में उनके लिए ऐसा सोच लिया गया। लेकिन कुल मिलाकर करके ये था कि वो जो भारतीय बुद्धिजीवी की भूमिका, इसके ऊपर एक इतना उस समय का इतना मौजूद और बहुत महत्वपूर्ण विषय था, जिसको इस अकेडमी ने वहाँ इस तरह से बहुत खुले मन से और खुले विचारों के साथ उसका स्वागत किया। तो इस अकेडमी की परंपरा बहुत अच्छी रही है। खानवी साहब जिस मधुमती के लिए कह रहे थे, और ये बात तय है, ये सामने प्रत्यक्ष है कि मेरा ख्याल है राजस्थान से बाहर के जितने लोगों को भी मधुमती ने जितनी जगह दी है, भारत के दूसरे हिंदी लेखकों को भी उतना। मुझे पता है, मैं कई मित्रों को जानता हूँ जो दिल्ली में रहते हुए भी अपना आलेख या और कहीं छपे न छपे मधुमती ने जरूर भेज दिया करते थे। तो ये जो परंपरा है इसको आपको बनाए रखना है। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर कोई जो वरिष्ठ आदमी को अगर युवा आदमी हरा देता है, तो मैं ये उसकी वो नहीं मानता कि उसने बहुत बड़ा गलत काम किया, बल्कि मैं तो मानता हूँ कि अच्छा काम किया। और मैं तो हमेशा ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी भी आने वाली पीढ़ी जो हो वो मेरे कंधे पर पाँव दे करके आगे जाए और मुझे ये बताने की चेष्टा कर दे कि ये देखो ये काम तुम लोगों से नहीं हुआ और हम कर रहे हैं। तो उसमें मुझे डर नहीं। मित्रों, वैसे तो इसमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमान खानवी साहब बहुत गहरे ढंग से और बल्कि सादे और सरल ढंग से बड़े निर्भय होकर करके जो अपनी बातें कह रहे थे, उन्होंने दो चार बातें ऐसी उठाई कि जिन पर विचार किया जाना चाहिए और उनकी दृष्टि को, लेकिन उसमें भी कई एक बहस की गुंजाइश बनती है। पर बहरहाल मैं उस बहस में या उसमें जाने की चेष्टा नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये ठीक बात है कि जब पतझड़ आता है तो उस समय आप जानते हैं कि सारे पत्ते वैसे भी पक कर ढीले हो जाते हैं। हल्की सी हवा में सारे के सारे पेड़ जो हैं वो निष्पन्न हो जाते हैं। मित्रों, ये मैं मानता हूँ बहुत कठिन समय है, लेकिन ये शब्द के शिल्पियों के लिए पतझड़ का विषय है। आप कल्पना मत करिए कि आज ये निष्पन्न है या आज इन पर पुष्प नहीं है तो ये हमेशा के लिए ये ठूंठ की तरह नजर नहीं आए। ये अपनी ऊर्जा अपनी जड़ों से ले रहे हैं ताकि फिर से ये अपने उस उत्साह को लेकर करके जो भूमिका इन लोगों को मिली है उस भूमिका का निर्वहन करें। आप भारतवर्ष को एक बहुत बड़ा खुशनसीबी इस मामले में मिली कि पूरे विश्व में कविता हम ही लोगों ने, भारतवर्ष में कविता नहीं बनी। 5000 साल पहले
वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं, हमारे नहीं, वो पूरे विश्व के आदि कवि हैं। 5000 साल पहले विश्व की किसी सभ्यता में कविता नाम की चीज का इस्तेमाल नहीं। लेकिन अगर आप वो देखें कि जो जहाँ वाल्मीकि शुरू कर रहे हैं और उसका पहला श्लोक अगर आप देख लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि साहित्यकार क्या होता है, शब्द क्या, इसकी ताकत क्या होती है। वो आप सब लोग जानते हैं कि वो एक क्रॉन्च पक्षी का जो मिथुन जोड़ा था, उसमें एक बहेलिया ने आकर के एक तीर मार करके उस जोड़े को बिखेर दिया। और उसी थीम पर बाद में जब रामायण लिखी गई और सीता का हरण इसीलिए हुआ और राम को इसीलिए रोना पड़ा क्योंकि उसकी चीख जो थी उस क्रॉन्च पक्षी की, वो उसके कानों में, उस कवि के कानों को कभी भी उसने चैन नहीं लेना। और इसलिए पहला श्लोक उसने लिखा, वो अनुष्टुप छंद का, अनुष्टुप संस्कृत में एक अच्छा छंद है, तो उसका पहला श्लोक है कि रे बहेलिया, उसका अर्थ बता देता हूँ कि रे बहेलिया तेरी कभी भी इस जगत में प्रतिष्ठा न हो कि तुमने ऐसा दुष्कर्म किया। कविता जन्म से आप देखिए कि इसमें जो शब्द का जो प्रयोग हुआ है और जो पंक्ति कही गई है वो एक शाप के रूप में निकल रही है। और ये शाप जो प्रचलित मूल्य है, उस समय बहेलिया का कोई उतना निकृष्ट नहीं समझा जा रहा है, उसके बाद समझा जाएगा बहेलिया को निकृष्ट। इसलिए कविता हमेशा प्रतिपक्ष में ही होती है। और इसलिए आप लोगों को और हम सब लोगों को बहुत उम्मीद पर होना चाहिए कि अभी हम चुप हैं तो कोई बात नहीं है, लोग लिखते रहे, लोग तो यहाँ तक लिखते रहे जिसकी ओर संकेत किया था तानवी जी ने कि हमारे यहाँ पर आपातकाल लगा है ना। आपातकाल का मुकाबला कितनी जबरदस्त ढंग से किया ही। तो राजस्थान साहित्य अकादमी का 65वां स्थापना दिवस पधार चुके हैं आईना उदयपुरी जी। अच्छा लग रहा है, क्या बात है, क्या आपकी बात, सेवा भी अच्छी लग रही है, सबके साथ सबको कैद करते हुए चल रहे हो। क्या बात है। मैंने तो देख लिया था कि आ गए हैं कविराज, तो क्यों ना कैमरे में। तो दोस्तों, राजस्थान साहित्य अकादमी का कार्यक्रम मेरे यूट्यूब चैनल और आप फेसबुक पे ज़रूर देखें। और ये 65वां स्थापना दिवस उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मनाया जा रहा है। सभी कविराज इसमें पधारे हैं, एक से बढ़कर एक रचनाएं भी होगी, सम्मानित किए जाएंगे सभी को। तो आप बने रहे चैनल के साथ, बहुत ही खूबसूरत दृश्य के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, अच्छा भी है। और जो नई जनरेशन आएगी इसमें देखेगी, चित्रों को देखते हुए कविता लिखना, एक ये चीज़ भी सीखेगी, जो कि हमारे चेतन जी उदयपुर के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनकी जो प्रदर्शनी लगी हुई है, एक एक चित्र बोलता है, चित्रों के साथ शब्द बोल रहे हैं। क्या बात है। तो एक एक शब्द को यहाँ पर उखेरा गया है और बहुत ही संदेश देते हुए शब्द है। तो एक एक समझा जा सकता है वक्त का मिजाज, बशर्ते हवा और पानी तलवार, और लहू लोहे और आग के रिश्तों की समझ की गई हो हासिल। ये महेंद्र नेह की कविता है, क्या बात, जो कि चेतन जी के चित्रों पर लिखी गई कविता है। धन्यवाद गोविंद जी। धन्यवाद, धन्यवाद। तो राजस्थान साहित्य अकादमी के 65वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज उदयपुर साहित्य सभागार में कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। अलग अलग पुस्तकें यहाँ मौजूद है, आप चाहे जैसी साहित्य की पुस्तक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
से बताएं अपना नाम। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर 64 साल की हो गई है और आज 65वां स्थापना दिवस है। 28 जनवरी 1928 को इस अकादमी की स्थापना हुई। आज स्थापना दिवस समारोह भी है, साथ साथ में अमृत सम्मान समारोह। अमृत सम्मान समारोह का मायने ये है कि राजस्थान साहित्य अकादमी 75 वर्ष से अधिक की अवस्था के साहित्यकार, शिक्षाविद, समाजसेवी, पत्रकारों का सम्मान करती हैं, जिनको अकादमी का अभी तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो आज हम 8 सम्मानित हमारे साहित्यकारों का अमर सम्मान से सम्मानित कार्यक्रम भी है। साथ साथ में अकादमी में जो लोगों ने सेवाएं दी, जो हमारे यहाँ कार्मिक रहे या जो लोग हमारे अध्यक्ष सचिव रहे, उनको या उनके परिजनों का हम सम्मान कर रहे हैं। साथ ही अकादमी में जो सेवारत कार्मिक हैं, उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। अकादमी का आज यूँ कहिए कि स्थापना दिवस है या जन्म दिवस है। इस शुभ बेला पे मैं प्रांत के साहित्यकारों से आह्वान करता हूँ कि अकादमी आपकी है, आइए जुड़िए, हम साहित्य को और ऊंचाइयाँ प्रदान करें और राजस्थान के साहित्य को गौरव। सभी के लिए एक कुर्सी आप आगे लगा दें। अनुरोध सबसे 3 लक्ष्मी नारायण जी रंगा बीकानेर, डॉक्टर सुलोचना रांगे राघव जयपुर और पुष्पा शरद देवड़ा जयपुर, तीनों उपस्थित नहीं है। अपनी अवस्था के कारण वो आप पाने में असमर्थ थे। अकादमी फिर किसी अवसर पर उनके घर जाकर के उन्हें यह अलंकरण प्रदान करेगी। सबसे पहले ग्यारसीलाल सेन झालावाड़, कमल जी उनका परिचय पढ़ेंगे। स्वागत करिए तालियां बजाकर। ग्यारसीलाल जी सेन का जन्म 4 फरवरी 1937 को झालावाड़ नगर में हुआ। आपने अपना लेखन वर्ष 1985 से प्रारंभ किया। सतत लेखन से अब तक 125 निबंध एवं ललित निबंध, समीक्षाएं, कविताएं आदि संभाग और राज्य स्तर ये पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। वर्ष 1900 अभी ओम धार्मी जी पगड़ी माला पहना करके उनका अभिनंदन पद्मश्री सीपी देओल साहब। आपके प्रमुख प्रकाशनों में केवल पिक्चर्स महाराज राणा भवानी सिंह की 1904, सोल दिव्य प्रभा जी, सम्मान पत्र अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण और चेक भेंट करेंगे अकादमी सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी। आप पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर रहे तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोटा सिटी से कार्यालय अधीक्षक पद से 1995 में सेवानिवृत्त हुए। राज्य सेवा में रहते हुए 30 प्रशंसा पत्र एवं कैश रिवॉर्ड से आप पुरस्कृत हुए। आपके प्रमुख प्रकाशनों में टेबल पिक्चर्स महाराज राणा भवानी सिंह की 1904 में 30 यूरोपीय देशों की यात्रा का हिंदी अनुवाद, अभिव्यक्ति का आत्मदान, निबंध समीक्षा संग्रह, काव्य संग्रह कोमल किसलय का नाम आपकी कृतियों में शुमार है। हिस्ट्री, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ झालावाड़ स्टेट का हिंदी अनुवाद प्रकाशाधीन है। अमृत सम्मान 75 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त को प्रदान किया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी का कोई भी पुरस्कार उन्हें ना मिला हो और कला, साहित्य, शिक्षा, समाज आदि विविध क्षेत्रों में जिनका उल्लेखनीय योगदान हो, ऐसे साहित्यकार को अमृत सम्मान प्रदान किया जाता है। पूरे सदन की ओर से मैं आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से सतत अपना कार्य संपादित करते रहें। सरल विशारद जी बीकानेर और अपना अलंकरण ग्रहण करें। सरल विशारद जी
विशारद जी बीकानेर, परिचय पढ़ती है। सरल विशारद जी का जन्म 11 अक्टूबर 1938 शरद पूर्णिमा का हुआ। इनका नाम इसीलिए शरद विशारद है शायद। आपके काव्य संग्रह में खामोशी के रंग 1995, क्योंकि वह जिंदा है, आपका माल्यार्पण करेंगे श्रीमान ओम थानवी जी। पगड़ी पहना करके सम्मान प्रदान करेंगे पद्मश्री सीपी देवल साहब। शॉल से सम्मान प्रदान करेंगे डॉक्टर दिव्य प्रभा नागर जी और सम्मान पत्र अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण। चेक प्रदान करेंगे अकादमी के सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी। आपके कार्य संग्रह में खामोशी के रंग 1995, क्योंकि वह जिंदा है 1997, बोलो मत खतरा है कविता संग्रह 2008 में, आज की कविता आंदोलन पत्रिका, संकल्प मंच नाट्य पत्रिका और जलेश की राज्य पत्रिका एक और अंतर्दीप साहित्य के हस्ताक्षर सृजनशील शिक्षकों की रचनाओं संपादन का संकलन का काम आपने संपादित किया है। आप जनवादी लेखक संघ राजस्थान के प्रांतीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा दैनिक भास्कर बीकानेर संस्करण में वरिष्ठ उप संपादक के पद पर सेवाएं दी हैं। आप अपनी रचनाओं से भारतीय साहित्य को निरंतर समृद्ध कर रहे हैं। पूरे सदन की ओर से हम आपके दीर्घायु होने की। विशारद जी के परिवार से कौन है? कविता जी अरे जज साहब को भी ले लेना, आपके इसमें कैद कर लेना। शिव कुमार जी मधु चूरू। शिव कुमार जी मधु चूरू। पंडित शिव कुमार शर्मा मधु चूरू। पंडित शिव कुमार शर्मा मधु का जन्म संस्कृत के विद्वान पंडित ज्येष्ठाराम शर्मा के घर 3 सितंबर 1936 को चूरू में हुआ। आपने एमए संस्कृत और बीएड की शिक्षा प्राप्त की। आपने शिक्षा विभाग में रहते हुए विभिन्न विद्यालयों में कुल 40 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया। साहित्यिक अभिरुचि आपकी छात्र जीवन से ही जागृत रही। मुंबई प्रवासी सहपाठी शिव कुमार जी मधु माला पहना करके पुत्र सज्जन शर्मा यहाँ उपस्थित है, उनसे भी अनुरोध पद्मश्री सीपी देवल जी माला पहना करके स्वागत करेंगे। पगड़ी श्रीमान ओम थानवी जी, शॉल डॉक्टर दिव्य प्रभा नागर जी, सम्मान पत्र अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण और चेक अकादमी सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी। मुंबई प्रवासी सहपाठी व मित्र श्री शुक्लदाधीश चूरिया के संपर्क से बागला स्कूल चूरू से आदर्श हस्तलिखित पत्रिका का आपने संपादन किया। उसी समय से कविता लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात सुपरिचित विद्वान कवि लेखक एवं गीतकार विश्वनाथ शर्मा प्रदीप से संपर्क हुआ। आपने सैकड़ों गीत, कविताएं और कहानियां लिखी हैं।
मूलतः गीतकार साहित्यिक संस्था हिंदी साहित्य संसद चूरू से आपका जुड़ाव रहा है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति से डूंगरगढ़ से प्रकाशित रेत के पठार में गीत निरंतर आपके प्रकाशित होते रहे हैं। आपको 23 जनवरी 1968 को विवेक भारती लाइन द्वारा कवि सम्मेलन में सम्मानित किया गया। 15 जनवरी 2008 को संस्कृत भारती चूरू द्वारा आयोजित जनपद संस्कृत सम्मेलन में देवासा पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज द्वारा 10 संस्कृतज्ञों में सम्मानित किया गया। ऐसे ही 2018 में प्रयास संस्थान चूरू द्वारा आयोजित साहित्यिक समारोह में चूरू के विधायक व ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। आपने लगभग 2000 लोकगीतों का संकलन भी किया। डॉक्टर भारती भाव सर बांसवाड़ा इनके साथ तो है। डॉक्टर भारती भावसार बांसवाड़ा। भारती भावसार का जन्म 1 फरवरी आपको माला पहनाकर सम्मानित करेंगी डॉक्टर दिव्य प्रभा नागर। आपका जन्म 1 फरवरी 1943 को पगड़ी ओम थानवी जी बांसवाड़ा में हुआ। सोल डॉक्टर सीपी देवल। सम्मान पत्र अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण और चेक अकादमी सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी। डॉक्टर भारती भावसार। आप बांसवाड़ा प्रजा मंडल के संस्थापक धूलजी भाई भावसागर की पुत्री हैं। आपने हिंदी विशारद तथा 3 वर्ष की तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है। केंद्रीय विद्यालय पत्रिका में कुछ न कुछ काव्य संग्रह एवं साहित्य संस्था द्वारा प्रकाशन पुस्तक में आपके लेख प्रकाशित हुए हैं। सभी विषयों पर शैक्षिक मॉडल तैयार करना आपकी रुचि में सम्मिलित है। अहमदाबाद NCERT गढ़ी हाइट तथा नई शिक्षा नीति के तहत संदर्भ व्यक्ति के रूप में आपने कार्य किया। उत्कृष्ट योगदान हेतु 2 बार स्वर्ण पदक आपको प्राप्त हुए। वर्तमान में विदुजा सृजन परिषद मासिक काव्य गोष्ठी में सहायक रूप से आप कार्य कर रही हैं। आप काव्य गोष्ठियों व आकाशवाणी पर निरंतर काव्य पाठ करती रही हैं। पूरे सदन की तरफ से आपके जयपुर। डॉक्टर कल्याण प्रसाद वर्मा का जन्म 14 जुलाई 1946 को गांव मासलपुर जिला करौली राजस्थान में हुआ। MA हिंदी, LLB, PhD, PG डिप्लोमा जर्नलिज्म की शिक्षा के साथ साथ माला पहनाकर सम्मानित करेंगे श्रीमान ओम थानवी जी। पगड़ी पद्मश्री डॉक्टर सीपी देवल जी। सोल डॉक्टर दिव्य प्रभा नागर जी। सम्मान पत्र अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण और चेक डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी। डॉक्टर कल्याण प्रसाद वर्मा जयपुर। MA हिंदी, LLB, PhD, PG डिप्लोमा जर्नलिज्म की शिक्षा के साथ साथ आपने करौली क्षेत्र में ख्याल साहित्य का अध्ययन किया। डॉक्टर वर्मा एक सक्रिय साहित्य सृजक हैं जिन्होंने अद्यावधि 14 पुस्तकों का प्रणयन किया है। ये पुस्तकें कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इनकी पाठक वर्ग एवं साहित्य के क्षेत्र में सर्वत्र लोकप्रियता रही है। आपने शब्दों से शिखर तक यानी कैरियर निर्माण की ओर अपना कैरियर स्वयं बनाए। पीरियड के व्यक्तित्व पत्रकारिता के नूतन क्षितिज रांगे राघव एक अंतर यात्रा। भारती का सपूत रांगे राघव समय के दर्पण में। रांगे राघव का उपन्यास साहित्य प्रेरणा स्रोत के विशिष्ट संदर्भ में। सोशल मीडिया और सामाजिक सरोकार वैश्वीकरण के दौर में हिंदी पत्रकारिता चुनिंदा साहित्यकारों के जिंदगी और मौत के प्रस्तावित का नेतृत्व किया है। धर्म, अध्यात्म, विधि, व्यक्तित्व विकास, कैरियर से संबंधित विषयों पर राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, डेली न्यूज, नवज्योति, नवनीत, कादम्बिनी, राजस्थान शिक्षा बोर्ड की दैनिक हिंदुस्तान,
प्रभृति पत्र पत्रिकाओं में शताधिक आलेख आपके प्रकाशित हैं। लोक काव्य ख्याल के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में भारतीय कृषि पत्रकार संघ नई दिल्ली द्वारा डॉक्टर पंजाबराव एस देशमुख सम्मान, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा पत्रकार प्रवर उपाधि से आपको सम्मानित किया गया। पूरे सदन की ओर से हम आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। सबके सम्मान में कुछ पंक्तियां कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देख कर हैरान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें। स्वागत सम्मान की कड़ी में पहली बार साहित्य अकादमी उदयपुर से जो लोग जुड़े रहे हैं, चाहे वे अध्यक्ष के रूप में हो, सचिव के रूप में हो, या अकादमी के सेवानिवृत्त कर्मचारी हो या वर्तमान कार्मिक हो, इन सबका भी सम्मान इस अवसर पर किया जाएगा। डॉक्टर जनार्दन राय नागर, उनके परिजन यहाँ उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध। प्रफुल्ल नागर साहब, उनसे अनुरोध है वे आए। पुत्रवधू हैं, वे शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, हम सभी उन्हें जानते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी और कर्मचारियों का सम्मान भी किया जा रहा है। सम्मानित मंच से अनुरोध कि वे डायस के आगे रहें। और सबसे पहले अकादमी के पूर्व अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल नागर जी, यहाँ उपस्थित है, उनसे अनुरोध। डॉक्टर जनार्दन राय नागर, उनके परिजन प्रफुल्ल नागर जी यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर दिव्य प्रभा नागर जी भी उपस्थित हैं। माला, शॉल और सम्मान पत्र इस अकादमी के स्वपन दृष्टा, अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर जनार्दन राय नागर, उनके परिजन, शॉल, शॉल और सम्मान पत्र। डॉक्टर प्रकाश आतुर जी के परिजन, उनसे अनुरोध वे मंच पर आए। डॉक्टर प्रकाश आतुर, अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, उनके परिजन। विवेक है क्या? अरे विवेक है क्या? कविता जी से अनुरोध। डॉक्टर प्रकाश आतुर, उनके परिजन। यहाँ ऊपर माला डॉक्टर सीपी देवल साहब, शॉल श्री ओम थानवी जी और सम्मान पत्र अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम शाहरण। डॉक्टर प्रकाश आतुर के परिजन, उनका सम्मान पत्र ग्रहण करते हुए। डॉक्टर सीपी देवल माला बना करके सम्मान
प्रदान करके ओम थानवी जी शाल उड़ा करके और अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण सम्मान पत्र सौंपेंगे। तत्पश्चात डॉक्टर पूनम दहिया जी, उनके परिजन, उनसे अनुरोध रहेगा कि मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर पूनम दहिया जी के परिजन। डॉक्टर पूनम दहिया जी के परिजन। माल्यार्पण डॉक्टर पद्मश्री सीपी देवल जी और अकादमी अध्यक्ष के बाद अकादमी के जो पूर्व सचिव हैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण नंदवाना जी, श्री रंगलाल धाकड़ जी और डॉक्टर प्रमोद भट्ट, तीनों यहाँ उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध रहेगा डॉक्टर पूनम दहिया के परिजन पद्मश्री सीपी देवल जी माला पहनाएंगे। श्रीमान ओम थानवी जी शॉल उठा करके और अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण सम्मान पत्र प्रदान करेंगे। अकादमी के पूर्व अध्यक्षों के बाद में अकादमी के पूर्व सचिव डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी नंदवाना, श्री रंगलाल धाकड़ जी, उनसे अनुरोध कि वे आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री रंगलाल धाकड़ जी और इनके बाद डॉक्टर प्रमोद भट्ट। श्री रंगलाल जी धाकड़ और इनके बाद डॉक्टर प्रमोद भट्ट। श्री रंगलाल धाकड़। क्रम वही माल्यार्पण पद्मश्री सीपी देवल साहब, शॉल श्री ओम थानवी जी और सम्मान पत्र अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण, डॉक्टर प्रमोद भट्ट, श्री रंगलाल धाकड़ पूर्व सचिव, रंगलाल जी धाकड़, माला पद्मश्री सीपी देवल जी शॉल उठा करके सम्मान प्रदान करेंगे। श्रीमान ओम थानवी जी और सम्मान पत्र प्रदान करेंगे अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण। इनके बाद डॉक्टर प्रमोद भट्ट जी और इसके बाद अकादमी के सेवानिवृत्त कर्मचारी। सबसे पहले श्री भैरूलाल मेनारिया जी, उनके परिजन यहाँ उपस्थित हैं। श्री भैरूलाल मेनारिया जी, श्री जीवनलाल मेनारिया जी और श्री हीरालाल मेनारिया जी, तीनों के परिजन यहाँ उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध रहेगा श्री आबिद अदीब, सेवानिवृत्त कर्मचारी, प्रकाशन अधिकारी थे इसी अकादमी में, श्री आबिद अदीब जी। श्री आबिद अदीब जी सेवानिवृत्त प्रकाशन अधिकारी साहित्य अकादमी के, उनसे अनुरोध रहेगा वे आए। माल्यार्पण पद्मश्री सीपी देवल जी, शॉल श्री ओम थानवी जी और सम्मान पत्र अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण। प्रकाशन अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले
आबिद अदीब जी, इनके बाद श्री रामलाल मेनारिया जी, श्री सोहनलाल पानेरी जी, श्री राधेश्याम पालीवाल जी, उनसे अनुरोध है श्री राधेश्याम पालीवाल, श्री राधेश्याम पालीवाल, इनके बाद श्री भीमशंकर मेनारिया, श्री विष्णु पालीवाल और श्री दुर्गेश नंदवाना जी, ये तीनों आप तैयार रहें। श्री सोहनलाल पानेरी जी, राधेश्याम पालीवाल जी के बाद सोहनलाल पानेरी जी तैयार रहें। अभी श्री सोहनलाल पानेरी जी और इनके बाद श्री रामलाल मेनारिया जी, श्री राधेश्याम पालीवाल, अकादमी के पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री राधेश्याम पालीवाल माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे श्रीमान सीपी देवल जी। शोर उठाएंगे श्रीमान ओम धानवी जी और सम्मान पत्र प्रदान करेंगे अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम शारण। श्री भीमशंकर मेनारिया जी, श्री भीमशंकर मेनारिया जी, आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री भीमशंकर मेनारिया जी, भीमशंकर जी और इनके बाद श्री विष्णु पालीवाल और श्री दुर्गेश नंदवाना जी। अभी श्री भीमशंकर मेनारिया जी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे पद्मश्री डॉक्टर सीपी देवल जी। शाल ओढ़ाकर इनका सम्मान करेंगे श्रीमान ओम धानवी जी और सम्मान पत्र प्रदान करेंगे अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम शारण। इनके बाद सम्मान के क्रम में श्री विष्णु पालीवाल जी, श्रीमान किशन दादी जी यहाँ उपस्थित है। आपसे भी अनुरोध है आप मंच पर पधारें और सम्मान में सहयोग करें। हमारे सरस्वती सभा के सम्मानित सदस्य श्रीमान किशन दादी जी, आप स्वयं सम्मान में सहयोग करें। आप भी श्री विष्णु पालीवाल जी और श्री दुर्गेश नंदवाना जी, श्री दुर्गेश नंदवाना जी माला पहना करके श्री किशन दादी जी, सोफा किशन दादी जी शोल उड़ाएंगे और सम्मान पत्र अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम शारण। आभार। अब अकादमी में कार्यरत जो कर्मचारी है उनका सम्मान किया जाएगा। डॉक्टर
मंजू चतुर्वेदी जी से भी अनुरोध है, आप भी मंच पर पधारे। और हेमेंद्र चंडालिया जी, आपसे भी अनुरोध रहेगा, आप मंच पर। हमारे अकादमी में कार्यरत कर्मचारी, सबसे पहले अकादमी सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी, अकादमी सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी, माला, शाल और सम्मान पत्र, सम्मानित मंच। डॉक्टर दुर्गेश नंदवाना जी, शॉल और सम्मान पत्र, सम्मान पत्र। और इनके बाद अकादमी में कार्यरत कर्मचारी, सबसे पहले अकादमी सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी, माल्यार्पण, शॉल और सम्मान पत्र। क्रम यही हमारे सरस्वती सभा के सम्मानित सदस्य डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी जी, हेमेंद्र चंडालिया जी और किशन दादीज जी तीनों उपस्थित हैं। अकादमी सचिव, सम्मानित मंच से अनुरोध रहेगा, सामूहिकता के साथ हमारे अकादमी के कर्मचारियों का सम्मान करें। डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी जी, श्रीमान ओम थानवी जी और सीपी देवल साहब। श्री रमेश कोठारी जी, सचिव के बाद श्री रमेश कोठारी जी और श्री रामदयाल मेहरा। श्री रमेश कोठारी और इनके बाद श्री रामदयाल मेहर। श्री रमेश कोठारी जी, माल्यार्पण श्री रमेश कोठारी जी, शॉल डॉक्टर सीपी देवल जी और ओम थानवी जी, और सम्मान पत्र अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सहारण, श्री रामदयाल मेहर, इनके बाद श्री दिनेश अरोड़ा, माल्यार्पण पद्मश्री सीपी देवल जी, शॉल श्री ओम थानवी जी और सम्मान पत्र अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सहारण। श्री रामदयाल मेहर एक लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। सम्मान पत्र डॉक्टर हेमंत चंडालिया जी, श्री दिनेश अरोड़ा जी, श्री दिनेश अरोड़ा जी और इनके बाद डॉक्टर प्रकाश नेवनानी तैयार रहेंगे। श्री दिनेश अरोड़ा जी, माल्यार्पण अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सहारण, शॉल पद्मश्री सीपी देवल जी, हेमेंद्र चंडालिया जी शॉल उठा करके, और सम्मान पत्र अकादमी सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी। इनके बाद डॉक्टर प्रकाश नेबनानी और इनके बाद श्री राजेश मेहता। डॉक्टर प्रकाश नेबनानी जी माल्यार्पण शॉल और सम्मान पत्र से सम्मानित होते हुए
सम्मानित मंच से सामूहिक अनुरोध। डॉक्टर प्रकाश नेवनानी के बाद श्री राजेश मेहता, श्री राजेश मेहता के बाद में श्री नरेंद्र सिंह राजपूत वाहन चालक, आप भी मंच पर उपस्थित रहें। श्री राजेश मेहता माल्यार्पण, शॉल और सम्मान पत्र श्री राजेश मेहता। इनके बाद में श्री नरेंद्र सिंह राजपूत वाहन चालक। इनके बाद में ललिता गाडरी और गोपाल जी तैयार रहेंगे। बाहर जो आप शब्दरंग के नाम से पोस्टर चित्र प्रदर्शनी देख रहे हैं, उनके कलाकार भी हमारे बीच उपस्थित हैं। चेतन ओदिच, डॉक्टर दीपक सालवी, दिलीप कुमार डामोर और नीलोफर मुनीर, उनका भी हम सम्मान करेंगे। श्री नरेंद्र सिंह राजपूत माल्यार्पण, अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण, शॉल और सम्मान पत्र। इनके बाद ललिता गाडरी, गोपाल जी, और सम्मान की इसी कड़ी में बाहर जिस पोस्टर चित्र प्रदर्शनी का आप अवलोकन करके आए हैं, उस पूरी प्रदर्शनी के पीछे जिनकी मेहनत है वे कलाकार हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि सम्मानित मंच उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। चेतन ओदिचे जी, उनसे अनुरोध। चेतन जी के बाद डॉक्टर दीपक सालवी और उनके बाद दिलीप कुमार डामोर और नीलोफर मुनीर। आप एक एक कराएं और फिर चारों एक साथ अपने फोटो के लिए जोरदार तालियां इनके लिए। आप बाहर जो आप प्रदर्शनी देखते हैं वो इनकी कई दिनों की मेहनत का प्रतिफल है। इनके बाद डॉक्टर दीपक सालवी, दिलीप कुमार डामोर और बाहर जो सुंदर लिखाई आप देख रहे हैं नीलोफर मुनीर की है। वही माला, शॉल और प्रतीक चिन्ह डॉक्टर दीपक सालवी और उनके बाद नीलोफर मुनीर। की श्रृंखला को यहीं विराम देंगे और हम मूल कार्यक्रम की ओर लौटेंगे। अभी नीलोफर मुनीर, शब्दरंग जो पोस्टर चित्र प्रदर्शनी देख रहे हैं, उनमें जो शब्द हैं वो नीलोफर मुनीर जी के हैं। अकादमी कर्मचारी सेवानिवृत्त की सूची में श्री हीरालाल मिनारिया जी के परिजन यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी सम्मान प्रदान करें। हमारे युवा अध्यक्ष हम सुनेंगे और उनसे पहले विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिव्य प्रभा नागर, इस अकादमी के
श्री हीरालाल मेनारिया जी, उनके परिजन उनका सम्मान ग्रहण करते हुए शॉल साफा सम्मान पत्र ये 32 है। जुपिटर 3252 स्कूटी की चाबी रामदयाल जी मेहर के पास है, वो चाबी ले लें और सम्मानित मंच से अनुरोध वे अपना स्थान ग्रहण करें। जो व्यवस्था में लगे हैं वो सम्माननीय देवल साहब, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता अजय साहब, एकेडमी के अध्यक्ष सहारण साहब, उपाध्यक्ष सभागार में उपस्थित समस्त विद्वजन, सभी को मेरे प्रणाम और अभिनंदन। इतने भव्य सम्मान समारोह के पश्चात न सुनना अच्छा लगता है न सुनाना अच्छा लगता है। ये समय नहीं है, किंतु फिर भी कुछ आग्रह हुआ है तो 2 शब्द प्रेम के बोलूंगी। पहले मैं एक ये गलतफहमी आप लोगों की दिमाग से निकाल दूं, इस सदन से निकाल दूं कि मैं साहित्यकार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल साहित्यकार नहीं हूँ। हाँ, मैं साहित्य प्रेमी हूँ। मैं साहित्य पढ़ना पसंद करती हूँ, साहित्यकारों के सृजन को प्रशंसा करना पसंद करती हूँ और एक एक उनके हाथ का लिखा हुआ टुकड़ा कागज सहेज के रखने में विश्वास करते हैं। जैसा कि आज मंच से बताया गया कि यहाँ सभागार है, भरा है, तो साहित्यकार है, सृजन करता है। इस युग में 21वीं सदी के उस मोड़ पर जब अंतरिक्ष युग प्रिवेल कर रहा है, साइंस और तकनीकी का इतना बोलबाला है कि एक एक बच्चा केवल मोबाइल और कंप्यूटर पे व्यस्त है। उस समय मनुष्य कल कारखाने और मशीनों का एक ऊर्जा बन के रह गया और मेरा विश्वास है कि मशीनों के पुर्जे में कभी आत्मा नहीं होती, संवेदनशीलता नहीं होती और संवेदनशीलता के अभाव में साहित्य सृजन हो सके, ये तो बहुत बड़ी है। और इस सभा में उपस्थित समस्त विद्वजन और इस सभा के बाहर जो इस सभा में उपस्थित नहीं हो सके, सभी साहित्यकारों को मैं नमन करना चाहूंगी कि उन्होंने संवेदनशीलता को जिलाए रखा है, जीवंत रखा है और लिख रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। लयात्मक नहीं तो अलयात्मक, तुक तक नहीं तो मुह तक, गद्यात्मक पद्यात्मक नहीं तो गद्यात्मक आगे की रचना की जा रही और सतत की जा रही है। सुलोचना रांगेरा को मैं उनके घर गया था फोटो लेने से। सुलोचना रांगेरा को मैंने पूछा कि किन किन विषयों से आप पढ़ाई में गुजरे, तो मैंने कहा जो विषय बताए उनमें से एक विषय समाजशास्त्र था। वो बहुत खुश हुई। समाजशास्त्र के उन्होंने पूरी जिंदगी पढ़ाया था विश्वविद्यालय में और उन्होंने कहा अरे मेरे विद्यार्थी हो फिर तो सर पे हाथ रखा। तो मैंने कहा कि मैम आपका बहुत खराब विद्यार्थी हूँ। कैसे?
मैंने कहा कि बाकी विषयों में 70 से अबो नंबर आते थे, समाज शास्त्र में 50-30 से आगे भी नहीं आते। बोले क्यों? तो मैंने कहा कि मैं पीवी काणे जी, श्यामाचंद्र दुबे जी, उनकी जो परिभाषाएं होती थी ना, वो डिटो नहीं लिख पाता था, रट के देख के लिख नहीं सकता था। और कोई मौलिक होता तो मजा आता, बाकी वो संस्कृत जैसे विषय थे तो व्याख्या करते तो आनंद आता था। तो मैं दूसरा ये कि ब्रिगेडियर दिनों में हमारे वार्डन थे महावीर सिंह यादव, उन्होंने कहा कि LLB में एडमिशन ले लो, कामयाब वकील बन जाएगा। ठीक है, तेरे गुण देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर वही बात की धारा आएगी, वो रट के लिखनी पड़ेगी क्या? बोले धारा रट लो, व्याख्या वकील अपने हिसाब से करे, मौलिक व्याख्या कर ले, ये बातें कानून स्वतंत्रता देता है। तो अध्यक्षीय उद्बोधन की परंपरा रही है कि वो लिख के लाया जाए और उसका वाचन किया जाए। मैं सदन से क्षमा चाहता हूँ कि वो लिखा हुआ कुछ संशोधित रूप में अगले मधुमती के अंत में दिया जाएगा, और अमर सम्मान की जो स्मारक है उसमें वो अंश है, तो वो मेरा पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। हाँ, लिख लिया, लिख के दे दिया, प्रेस से सब हो गया। हाँ, यहाँ मान लिया जाए। आज के समारोह के सामान्य मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी, जैसा कि संचालक महोदय ने बताया कि ये हम सबका गौरव है कि आप इस अकादमी के सर्वोच्च मीरा सम्मान से सम्मानित हुई नहीं, अपितु राजस्थानी भाषा की अकादमी के सर्वोच्च सम्मान सूर्यमल मिशन पुरस्कार से सम्मानित है। वहीं साहित्य अकादमी नई दिल्ली और सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित है, और साहित्य के लिए आप पद्मश्री हैं। ये इस पंडाल का और हम सबका गौरव है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और जिनको देख देख के हमने अपने विचार घड़े बुने, बाद के दौर में नहीं, उन विद्यार्थी काल में मैं बता रहा था सर को कि मैं 11वीं-12वीं में था, 90-89 का दौर था। आपने हमें इतवारी पत्रिका में भी सुधाकर छापा है। जंगल में मंगल कविता मेरी याद करता हूँ तो आपके हाथों से वो गुजरी है। उस दौर के हमारे सम्मानीय संपादक, जनसत्ता के जलवे बिखेरने वाले और NDTV के जरिए देखते देखते अपने शहरों में इस पूरे समय में की आशा और हिम्मत आपके दूसरे से बटोरी है हमने। और यूँ कहिए कि विश्वविद्यालयों की ओर से देखें तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो नया उदाहरण राजस्थान सरकार ने प्रस्तुत किया था, बंद हो गया। उसके बाद में नए सिरे से बैठे और नए सिरे से खड़ा करने वाले हमारे आदरणीय ओम थानवी जी, दिव्य प्रभा नागर जी कह रही थी कि मैं साहित्यकार नहीं, मैं बता दूं मैं साहित्य प्रेमी हूँ। हम आपको यहाँ न साहित्यकार मान रहे हैं न साहित्य प्रेमी मान रहे हैं। हम उस संस्थापक की नुमाइंदगी मान रहे हैं जो यहाँ जर्रे जर्रे में मौजूद हैं। आप हम यहाँ नागर काल के करने की मुझे याद आ रहा है कहानी किस्सों में सुना था कि कभी स्थापना दिवस का प्रारंभ हमारे सम्मानीय अध्यक्ष वेदव्यास जी ने किया था, और वर्षों बाद जनार्दन राय नागरसाद इस पंडाल में आए। वो किस्से हमारे जहन में थे, और उन किस्सों की एक दास्तान, एक ही बात आज है। तो संस्थापक अध्यक्ष नागर साहब थे, और अध्यक्षों की परंपरा में आप बतौर प्रतिनिधि हमारे आज के मंच के मंत्रासी में हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता खोगरा जी और अकादमी के सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी जी, और देख रहा हूँ मैं सामने बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनको मिलने के लिए हम तलाश कर रहे हैं, जिनको मिलने के लिए उत्सुक थे, वो आप सब सामने हैं। और जिनको आज हमने अमर सम्मान के बहाने यहाँ याद किया और
कुलीन होने की चेष्टा की वे सम्मानीय सभी साहित्यकार, सरस्वती सभा के सभी सम्मानीय सदस्य, समारोह स्थापना दिवस समारोह उप समिति थी जो कई दिनों से लगी थी, उसके सभी सम्मानीय सदस्य, शहर की तमाम साहित्यिक संस्थाओं के नुमाइंदे, मीडिया के बंधु और वे लोग और उनके परिजन जिन्होंने इस अकादमी को गढ़ा, रचा और गति दी, हमारे पूर्व कार्मिक, उनके परिजन और जो मौजूदा कार्मिक हैं वो तो साथ ही हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं 20 की कड़ी में जिन्हें याद करता हूँ, उस अध्यक्ष के परिजन जो बार बार अकादमी के स्वर्ण काल के मायनों में याद किए जाते हैं, डॉक्टर प्रकाश आतुर साहब का परिवार, डॉक्टर पूनम दयाल जी का परिवार। हमारी चेष्टा थी कि वो तमाम अध्यक्ष, तमाम सचिव, तमाम कार्मिक यहाँ आए। समय की मर्यादा थी, अलग अलग मंचों पे हम मिलेंगे। आज जितने आए हैं उनका अभिनंदन या स्वागत, और जो बचे हैं हम उनको याद करेंगे, घर तक जाएंगे। जो छूटे हैं या यूं कहिए जानबूझकर छोड़े गए हैं, उन तक भी हम पहुंचेंगे। मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनसे भी मेरा संवाद हुआ, हमने आमंत्रित किया। आदरणीय वेदव्यास जी से मेरा संवाद हुआ, डॉक्टर अजीत गुप्ता जी से मेरा संवाद हुआ, डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष जी से मेरा संवाद हुआ कि आइए, अकादमी हम सब की है। लगातार अकादमी के सिलसिले में विविध कार्यक्रमों में हम कहते हैं और कहते रहे हैं, और थानवी जी ने वही शुरुआत आज के इस कार्यक्रम से की कि अकादमी को जो करना चाहिए वो क्या किया जा रहा है। मेरा प्रतिप्रश्न है कि प्रांत या देश में क्या अकादमियां हैं? अगर अकादमियां हैं तो करेंगे। आप इतिहास को याद कीजिए, जब मैं अध्यक्ष कार्यालय में बैठे हुए बोर्ड की तरफ देखता हूँ, आधे से ज्यादा समय प्रशासकों का समय रहा है। IAS रहे हैं यहाँ, संभागीय आयुक्त या कलेक्टर रहा, उनको चार्ज दे दिया गया है। सरकार आती है, अध्यक्ष या तो हटा दिए जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, और सरकार अंतिम दौर में याद करती है कि जाइए आप अध्यक्ष हैं। फिर चुनाव सर पे आते हैं और सरकारी बदलने की परंपराएं हमारे यहाँ है, फिर अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं। हम समारोह समिति की बैठक कर रहे थे, मैं कह रहा था कि मेरे लिए तो बिल्कुल नया है एकदम। कार्यभार ग्रहण किया उस दिन मैंने कहा था कि वह शायद इतिहास में पहला अध्यक्ष होगा जो गूगल मैप के थ्रू यहाँ कार्यभार ग्रहण करने आ रहा है। सर्किट हाउस से गूगल मैप चला के हमने यहाँ कार्यभार ग्रहण करने आया था। क्या है तो मेरे लिए एकदम नया है। ये आप लोग जो बैठे हैं बहुत खुशी दे रहे कि सभागार की जिस उम्मीद की उपस्थिति के साथ हम सोच रहे थे वो पूरी है। बैठक में मैं कह रहा था कि मेरे तो 10 लोग हैं जो यहाँ व्यक्तिगत आमंत्रण पर आ सकते हैं। अकादमी का बीच का अंतर क्या हमारे साहित्यकारों को और हमारे साहित्य को साथ श्रोताओं को जोड़े रख सका है? नहीं रख सकता। और यहाँ समारोह से पहले ये चिंता हम कर रहे थे कि क्या थानवी जी बोलेंगे उनको सुनने वाले मिलेंगे, या देव साहब बोलेंगे उनको सुनने वाले मिलेंगे। तो ये क्या होना चाहिए? मैंने उनको कहा कि जून और जुलाई में मैं अगर आयोजन करूं बतौर अध्यक्ष, तो उद्योगपुर मेरे तक 20 जो जानकार हैं वो 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। व्यक्तिगत फोन करके मैसेज करके बुला सकता हूँ, आ सकते हैं। लेकिन इतना समय अध्यक्ष को दिया जाता है कि वो जानकारी करता है, संपर्क जोड़ता है, तब तक सरकारी बदल जाता है। फिर नया कोई व्यक्ति आता है जो संपर्क जोड़ता है और चला जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? यह सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या अकादमियां हैं? तो बोलने के संकट पे बहुत बात हुई। थानवी जी कभी
हम सब ने सरकारों के सामने अकादमियों की यह बात पहुंचाई है। मैं बीकानेर में दावे से कर रहा था, बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमें संवाद कार्यक्रम शुरू किया मीडिया के लिए। मीडिया से भागने का दौर है, तो सत्ताएं भाग रही है मीडिया से, अकादमी मीडिया के यहाँ जाएगी संवाद कार्यक्रम कर रहे। बीकानेर में था तो मैंने इसी प्रसंग में जिक्र कर दिया कि एक झोंपड़ी से अदने से व्यक्ति बुला के अशोक गहलोत साहब ने अध्यक्ष बनाया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो किसी गहलोत साहब के प्रेमी ने प्रति प्रश्न किया कि गहलोत साहब ने एहसान थोड़ी किया है, 3 साल खा गए वो हमारे। अकादमी में ये अध्यक्ष 3 साल पहले देते। मैंने पूर्णतः उनका राजनीतिक जवाब दिया। मैंने कहा कि आप अशोक गहलोत साहब की फला योजना से खुश हैं? उन्होंने कहा क्यों नहीं, चिरंजीवी योजना का लाभ लेते हैं तो सब उसी रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि आप मैं अध्यक्ष बनाऊं इससे खुश हैं? बोले क्यों नहीं होंगे, आप चाहते हैं कि आपका ये अध्यक्ष निरंतर रहे। तो हाँ क्यों नहीं चाहते? तो कहे सरकार बदलने की परंपरा बंद कीजिए ना, अध्यक्ष नहीं बदलेंगे। वो जैसा स्वाद था वैसा जवाब था। लेकिन दूसरा सवाल मैंने जयपुर में किया। हमारे काफी अग्रज थे, दादी साहब जानते, काफी अग्रज थे जो बाद में अध्यक्षों की दावेदार की सूची में थे। 10 दफा सबने कंट्रोल इन 3-4 सालों में और कहा कि एक डेपुटेशन लीजिए और मुख्यमंत्री से मांग कीजिए कि राजनीति नीतियां छोड़िए, तो साहित्यकार को बैठाना, किसी को बैठा दीजिए, जल्दी से जल्दी अकादमियों की भरपाई कीजिए, अध्यक्ष बनाइए। कोई नहीं जागा। क्यों नहीं जागा? क्योंकि सबको खतरा था कि अगर प्रतिनिधि मंडल लेके मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि अध्यक्ष बनाया जाइए तो मेरा नाम सूची से गायब हो जाएगा जिसके नेतृत्व करने। अच्छा आपको बनाना है ज्यादा अध्यक्ष, जल्दी आपको लगे, मैं बनाता हूँ आपको। सत्ताओं का जैसा चरित्र रहा उतर रहे थे। तो मैंने उनको कहा बोले चुनौती, तो आपने कभी ये नहीं सोचा था कि सूची से बाहर कोई नाम तो मेरे अध्यक्ष बन जाएगा, डेपुटेशन दे देते। है ये अलग विषय है, लेकिन महत्वपूर्ण ये विषय कि हम सब साहित्यिक बिरादरी के लोग बैठे हैं। आज मैं अध्यक्ष होते हुए ये बात कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ। अध्यक्ष आते जाते रहते, कोई मायने नहीं। आज है कल नहीं है, आज मौजूद है कल पूर्व है। और हमारे एक विद्वान अध्यापक कहते हैं कि तमाम कल कुलपति थे, आज पूर्व कुलपति है, आज अध्यक्ष हैं, कल पूर्व अध्यक्ष होंगे, लेकिन साहित्यकार कभी पूर्व नहीं होता, वो अभूतपूर्व। तो वो अभूतपूर्व लोग अपने साहित्यिक संस्थाओं के लिए मौन क्यों है हमारे प्रांत में? आज ये सरकार है, हो सकती है कल ये सरकार दोबारा आ जाए, कल कोई तीसरी सरकार आ जाए या ये रेगुलर रहे, लेकिन हर सरकारों की यही तासीर रही है। तो हम बोलेंगे देश के लिए तो दूर, अपने घर के लिए हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अकादमियां करे क्या? यही सवाल मेरे सामने था जब मैं 28 अगस्त को यहाँ आया। मुझे सीएमओ से सूचना मिली कि बधाई, आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैंने इसी मन से कहा था कि मैंने प्रति प्रश्न किया कि कहाँ का बनाया जा रहा है, जिस पद पे हूँ उसके लिए कोई आवेदन नहीं था। मैंने मुख्यमंत्री जी की भावना की, उन्होंने आदेश दिया कि जाइए आपको उदयपुर जाना है और कुछ चीजें सुधारने के लिए जाना है। तो क्या सुधारना था और क्या सुधारा जाना चाहिए वो मैं जान रहा था, क्योंकि मठाधीशों से वर्षों से परिचित था। तो सुधारने की इस दौड़ में हम उसी दिन से लगे। कहीं पीड़ाएं हुई, कहीं खुशियां हुई, कहीं और भी दर्द होंगे, कहीं और खुशियां भी होंगी, लेकिन इनके बीच में मैंने कहा और आज स्थापना दिवस समारोह से फिर कह रहा हूं कि अच्छा कर गया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए, आप फिर जाइए। तो मैं विनम्रता से मना करूंगा कि मुझे जिंदगी में अकादमियों में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मुझे समय मिला है
उस समय में मैं इतना कर जाऊंगा कि मुझे दूसरे कार्यकाल की जरूरत नहीं है। और वो किस कारण, वो किस कारण कि ये अकादमी की जो संरचना है ना, मैंने ये सब लिखा है उसमें, इस संरचना में नागर साहब का दिया हुआ बहुत प्यारा संविधान है। हम ग्रुप में लगातार बहस करते हैं, मंच में बैठे हैं, खंडालिया जी बैठे हैं, शायद ही भारत की किसी अकादमी का अध्यक्ष इतना संवैधानिक रूप से मजबूत नहीं होगा जो जिस अकादमी का अध्यक्ष है। 5 बार कार्य समिति के सदस्य रहे हमारे दादी साहब, जानते हैं। सरस्वती सभा की बैठक साल में 1 बार अनिवार्य है, बाकी चाहे अध्यक्ष 20 बार करे। तो एक बार आप निकल, जैसे हमारी बैठक नवंबर में हुई, अगले अक्टूबर में करनी है तो अक्टूबर तक अध्यक्ष करेगा। संस्कृतियों सब समितियां बनाए उनके 2-4 गुणीकृत समिति की जरूरी है, बाकी बनाए तो बनाए, अगर अध्यक्ष आए तो क्यों दादी साहब, और उनकी रिपोर्ट वो आगे सरस्वती सभा में रखनी हो, कितने 11 महीने बाद। कैसा अकादमी देखिए, इतनी पावरफुल अकादमी, और सरस्वती सभा में किए गए निर्णय को, संचालिका में किए गए निर्णय को कला साहित्य और संस्कृति विभाग नहीं बदल सकता, राजस्थान सरकार नहीं बदल सकती। इतना प्यारा इस अकादमी का संविधान नागर साहब की टीम ने, नागर साहब के नेतृत्व में दिया है। समय समय पर उसमें जो जरूरी संशोधन लोग हैं वो हमारे साथ है। तो इस भूते में मैं कह रहा हूँ कि मैं कार्यकाल में वो कर जाऊंगा जो करना चाहिए, लेकिन उस करने में जो ये दावा है ये खोखला साबित हो सकता है। उस करने में आप सब ने जुड़े, तो मैं मन से आह्वान करता हूँ कि प्रांत के समस्त लोग ही नहीं, उदयपुर के लोग खासकर, क्योंकि सबसे पहले अकादमी आपकी, अकादमी को आयोजन करवा रही है, समाचार मिले न मिले, आप अकादमी का उत्साह बढ़ाने आइएगा। अकादमी क्या कर सकती है, आप यहीं है घूमते फिरते, कभी भी आइए अकादमी में। मैं रहता हूँ तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेरे दफ्तर में रहता हूँ, आवास भी कॉर्नर वाला कमरा है, कभी भी आप आइए, सुझाव दीजिएगा। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करता हूँ, कमेंट्स तक का मैं जवाब देता हूँ, मैसेंजर में भी आइए, व्हाट्सएप पे भी आइए। क्या कर सकते हैं हम अकादमी को सुधारने के लिए? जो लोग बैठे हैं, इधर बैठे हैं, भाव साहब, मैम, सैन साहब, पहली दफा मैं मिला हूं इनसे व्यक्तिगत, पुरस्कार सम्मानों के लिए क्या क्या तांडव नहीं है। जो आप चेहरा इधर देख रहे हैं, मैंने कहीं फेसबुक पे की बताई किताब का समीक्षा पढ़ी वगैरह की, मैं जो दिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जिस प्रतिनिधि को ढूंढने निकला था, 2 दफा यात्रा की, ये प्रतिनिधि तो ये हो सकता है। जिस भाई ने, मेवाराम गुजर ने समीक्षा लिखी थी, उनका संपर्क किया कि अरे मेवाराम गोगरा का नंबर है क्या मोबाइल तुम्हारे पास? उनका है। मैंने नंबर लिए, फोन किए कि आप अकादमी में आइए, मताई निकाला, पुस्तकालय से पढ़ा, मैंने आने से पहले पढ़ चुका था और जाना कि ये जो आवाज हम बार बार बात कर रहे हैं कि अंतिम पंक्ति को मुख्य धारा में लाना है, ये आवाज ये लड़की बन सकती है। पहली दफा दाने के लिए मिला, दूसरी दफा उपाध्यक्ष के रूप में हम मिले। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सरस्वती सभा के तमाम सदस्यों को जिन्होंने सर्वसम्मति से साथ दिया। लेकिन ये चैलेंज इनके लिए, हमें बाहर अभी कह रहे थे, उस दिन भी मैंने कहा था कि जिस आवाज को मौका मिलता है वो अपने साथ अगर 10-20 आवाज और जोड़ के चले जाए तो उस आवाज का आने का अर्थ है, नहीं कोई अर्थ नहीं है। दस भील ग्रासिया आवाज अगर राजस्थान के साहित्य के साथ जुड़ती हैं तो राजस्थान का साहित्य क्या गौरव प्राप्त करता, आप कल्पना कीजिए। राजस्थान साहित्य अकादमी ने
कितने कितने बड़े बड़े आयोजन करवाए हैं। मैंने आते 2 महीने सारी फाइल टंटोलने में लगाई। 50 से अधिक आयोजन हमने करवाए हैं, जिसमें 30 से अधिक आयोजनों में मैं स्वयं गया हूं। गाड़ी बाहर खड़ी, आप देखिएगा 600 700 किलोमीटर की उस गाड़ी से यात्रा की है। किस लिए? 100 किलोमीटर से ज्यादा उस गाड़ी में आप यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए कि जो एक आदमी का गौरव, जो नींव में हमारे नागर साहब, आतुर साहब, हरिभाऊ उपाध्याय जी जैसे लोग गढ़े हैं, उस नींव को हम अगर कहीं गौरव सौंप पाए तो हमारा सौभाग्य होगा। पुरस्कार सम्मान की राजनीति बड़ी विचित्र है, और इस विचित्रता के बीच में भी कुछ चित्र नए खींचे जाए, इसलिए हमने संघर्ष किया कि बकाए 3 साल के तो दे दो। ये बड़ी उपलब्धि। तो सौभाग्य मानिए कि सरकार देने जा रही है, लेकिन फिर भी होंगे जिनको मिलेगा वो चुप रहेंगे, जिनको नहीं मिलेगा वो हल्ला करेंगे। लेकिन ये संस्थाओं की परंपरा नहीं है, उस हल्ले का कोई अर्थ मायने नहीं है, होते रहे हैं इतिहास है। ये कह रहे थे थानवी जी की गुट रहे हैं हम सब में जाता है, निर्गुट की परिकल्पना ही गायब हो गई है। सर कितने संघर्ष किए हमारे प्रोग्राम ने निर्गुट के लिए, और मैं तो ये मानता हूँ, कभी कभी मेरे साथ ही बैठे हैं उमेद गोठवाल जी, जो सामान्य संचालिक और सरस्वती सभा के सदस्य भी जो संचालन कर रहे थे, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मेरी तो तासीर ऐसी रही है कि कभी कभी कोई विरोध नहीं करे तो ताल बूझ के कुचड़नी कर लेता हूं कि कुछ तो हो जाए। कारण क्या है कि अगर विपक्ष मुक्त के इस आडंबर के बीच खड़े होकर अगर सकारात्मक बात करें तो विपक्ष युक्त की बात करेंगे। अगर आपके पास विपक्ष ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपका विरोध कोई करेगा, चाहे वो उपाध्यक्ष बनने के लिए करे, चाहे वो संपादक बनने के लिए करे, चाहे पुरस्कार के लिए करे, कोई करेगा तो आप अलर्ट रहेंगे, जागरूक रहेंगे, काम करेंगे कि यार ये कहीं गलत तो साबित नहीं करते मुझे। तो होने चाहिए वो गुट सर, लेकिन उन गुट में अगर कहीं सकारात्मकता या साहित्यिक संस्थाएं भर सकें तो ये उपलब्धि जरूर होगी। तो मैं तमाम विचारधाराओं के लोगों का सम्मान करता हूं, अपने वैचारिक निष्ठा के साथ उनका अभिनंदन करता हूं कि आइए, ये अकादमी किसी एक विचारधारा, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये अकादमी हम सब की है। तय है कि ये राजनीतिक नियुक्ति है, किसी विचार के साथ जुड़ के काम करना हो पड़ेगा और करना चाहिए भी, लेकिन यह आश्वस्ति भी है कि वह उस सीमा तक होगा जिस सीमा में इस अकादमी की मूल संरचना प्रभावित न हो। हमें काम करना है, समय बहुत कम है। हालत ये है कि मार्च से पहले सारे कार्यक्रम करने हैं, बजट जो है उसका कार्यक्रम है। मैं सोलंकी जी और अकादमी के तमाम जो मौजूद सेवारत कर्मचारी हैं उनकी ऊर्जा को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गदगद हो रहा था, एक बहुत अच्छे परिवार के रूप में ये काम कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा कि आप भले ही चाहे ऑफिस में 9 बजे ना आए या 6 बजे तक न रहें, कोई आपत्ति नहीं है। आप 4 बजे आइए शाम को और 6 बजे तक अपना काम शीट का करके चले जाइए, कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आज का काम अगर आज ही आप निपटा गए तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। ये पूरे समय रहते हैं, पूरा काम कर रहे हैं, और इसका ये नतीजा जो आप देख रहे हैं वो है। एक दो सवाल उठे थे, पत्रिका की बात आई थी मधुमती। यहाँ आने के बाद माफ कीजिएगा, कुछ बार बार कटु फिर भी कहूंगा, सबसे ज्यादा फोन मेरे पास आए, शिकायतें आई तो पत्रिका के बारे में। बड़े बड़े थानवी जी जैसे लोग
जो जयपुर में बैठे थे या दिल्ली में बैठे थे वो सारे खुश थे, आप भी खुश थे, प्रशंसा करके गए थे। लेकिन जो लोग डाक से रचनाएं भेज रहे थे, ईमेल से रचनाएं भेज रहे थे, मेरे प्रांत के वो लेखक थे, वो सारे नाखुश थे। मैंने चीजें देखी तो आपको आश्चर्य होगा कि मधुमती में जो मेल आईडी दी जाती है 7000 मेल अनसीन्ड मेल थी। 7000 मेल देखी नहीं गई संपादक के द्वारा। सात 700 प्रतियों की सदस्यता माइनस हो गई उसमें। कोरोना में हम 200-300 मान लें तो निकली थी कोरोना में, धन्यवाद भी देता हूं। बात मैंने की तो उन्होंने जवाब दिया कि सर कुछ मेरी मेल आईडी पे आ जाती है, कुछ व्हाट्सएप पे आ जाती है, मैं फोन करके मंगा लेता हूं और अंक निकल जाता है, क्या जरूरत है। मैंने कहा कि जब मुझे बाल अंश में 8वीं-9वीं में पढ़ते अनंत कुशवाहा जी छाप रहे थे, या बीए प्रथम वर्ष में पढ़ते हुए जागती ज्योत में गोवर्धन सिंह जी शेखावत पढ़ रहे थे, तो न तो वो मेरे परिचित थे न मेरा संपर्क था। डाक से भेजी और उन्होंने रचनाएं बड़ी मेहनत से निखार के बड़े प्यार से इस ढंग से संवारी की, क्या अच्छा लिखता है। वहां से हम खड़े हो लिए। तो वो लोग जिनको संपादक नहीं जानता है, जिनको अध्यक्ष नहीं जानता है, जिनको सचिव नहीं जानता है, अकादमी को कोई नहीं जानता है, और उसी में उम्मीद में रचनाएं भेजते हैं कि वो मधुमती में छपेंगी, मेल करते डाक से भेजते, उनको कौन छापेगा। मैं भाई दिनेश सारण जी बैठे, हमने संपादक बदलने का निर्णय किया। डॉक्टर दिनेश सारण जी बैठे जो अप्रैल से मधुमती का संपादन करना जा रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैंने कहा कि जो अनामंत्रित रचनाएं हैं उनसे अंक तैयार कीजिए, तब तो माने आप संपादक हैं। आमंत्रण तो देके आप दूसरे दिन भी तैयार करवा सकते हैं। हामिद जी को कहें, हामिद जी कल आलेख भिजवाना जाना है तो उनके पास जैसा लिखा जाएगा लिख देगा, नहीं लिखेंगे तो कहीं नहीं छपा वो आर्टिकल भी भिजवा देंगे, चला जाएगा हामिद जी के नाम के साथ। लेकिन जो अनामंत्रित रचनाएं, कच्ची पक्की रचनाएं, उनको फिर से लिखना पड़ेगा संपादक को, तब लगेगा क्या संपादक ये है, जैसा हमारे साथ हमारे संपादकों ने किया। इसलिए हमने तय किया कि प्रांतीय अकादमी है। फोन आया था दिल्ली से 2-3 वर्ष पहले, हमारे वरिष्ठ, उन्होंने कहा कि आप प्रांत की बात कर रहे हैं, ये मत कीजिए। मैंने कहा कि स्वाभाविक आपकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूं, मैंने पूरी चीजें देखी हैं और ये महसूस किया है कि पत्रिका में अब तक 75% रचनाकार लगभग प्रांत से बाहर के हैं। तो प्रांत के बाहर के लोग क्यों नहीं खुश होंगे, बहुत अच्छी पत्रिका निकल रही है। हमने तय किया कि 75% रचनाकार हमारे प्रांत के होंगे, क्योंकि अकादमी प्रांत की अकादमी है। 25% बाहर के रचना होंगे, और हमने बाध्यता खत्म कर दी कि विशेषज्ञ होंगे, तो जो विषय के जानकार हो, देश दुनिया में कहीं हो, रचनाएं मांगी जाए। दूसरा सवाल था कि कितने लोग हैं जो नए लोग हैं, नए जुड़े हैं। आप युवा अध्यक्ष हैं, खैर तो कितने ऐसे युवा हैं जो इस मधुमती में छप रहे हैं, 1 या 2%। तो हमने ये भी तय किया है कि मधुमती में उन 75% प्रांत के लेखों में से 25% हमारे युवा लेखों के लिए शामिल है। ये प्रयोग हम अप्रैल से करने जा रहे हैं, अभी भी कुछ इसका प्रोग्राम हुआ है। अगर ये कामयाब हो जाता है, गेटअप भी बदल रहे हैं हम पत्रिका का, हंस कथादेश नया कहने वाला गेटअप की चर्चा कर रहे हैं। सस्ता पड़ता है, विज्ञापन की दरों में भी वृद्धि होती है, साइज बढ़ते हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग जानते हैं। अगर ये प्रयोग कामयाब हुआ तो हम समझेंगे कि जो अकादमी की पत्रिका की स्थापना की, जो इस अंक के साथ 62 साल की लिए 63 साल में जाएगी, कल्पना है वो सार्थक हुई है। वरना वो हावाई को कुछ ही कहा जा सकता है। तमाम संपादक मेरे मित्र हैं, निजी हैं, वर्षों से विद्यार्थी काल के मित्र हैं, लेकिन कटु कहने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। ये भी दिनेश जी बैठे हैं, अगर ये भी वही करेंगे तो हम इन्हें भी बदलने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि अकादमी की पत्रिका का चेहरा होता है, ये
भूभ्रम है। मानिए कि आदमी किसी को लेखक बना सकती है या किसी को सम्मानित करके बड़ा लेखक बना सकती है, भ्रम हो सकता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दे सकती है जिसके खड़े को आगे बढ़ सकता है। तो इन समान परंपरा से और इस प्रकाशन से हम आगे बढ़े, अकादमी को आगे लेके जाए। और मैंने संपादक की उसमें अध्यक्ष वक्तव्य में एक बात लिखी है, अमित साहब मिल रहे थे तो मैं गौरवान्वित था कि कार्यक्रम अधिकारी रहे हैं हमारे। मैंने कहा, लिखा है कि इस अकादमी की 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं, कार्यक्रम करवाना, प्रकाशन करना, तीसरा सम्मान उनकी बात है। सम्मान करना तो यहाँ के अध्यक्ष खूब जानते रहे, किस किस का करना है किसका नहीं करना ये भी जानते रहे, मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन आपके पास कार्यक्रम करवाने हैं, आपको मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने में हमने 50 कार्यक्रम कराए। सोलंकी जी जानते हैं कितना श्रम हुआ, कितना पसीना और रोजाना 10-15 लेटर टाइप करने, यहाँ तक कि मैंने तो अपने टेबल पे ऑर्डर कर टाइप करने में से गुरेज भी नहीं किया। लेकिन आपके यहाँ एक प्रकाशन अधिकारी की पोस्ट भी तमाम अकादमियों में नहीं है। प्रकाशन कार्यक्रम अधिकारी की बात कीजिएगा, कार्यक्रम अधिकारी नहीं है। कार्यक्रम करेगा कौन? अध्यक्ष करे, सचिव करे। ऐसी प्रकाशन की स्थिति है, प्रकाशन अधिकारी नहीं है, प्रकाशन कौन करेगा? प्रूफ हम देख रहे थे मधुमती का लास्ट समय। ये पद थे यहाँ, किन के समय में तोड़े गए, क्यों तोड़े गए? हमने कला जी से आग्रह किया कि तमाम चेयरमैन की बैठक बुलाई, उन्होंने आग्रह घुमाना और इसलिए समय कुछ दिनों में बैठक हुई। हमने वहाँ पे कई कला जी हम आभारी रहेंगे, आप 2 पद सभी अकादमियों में जोड़ जाइए, कार्यक्रम अधिकारी और प्रकाशन अधिकारी। उन्होंने बार बार मांग की, क्या किए वो, हमने वामन वाला उदाहरण देते हुए क्या आप तो 2 बात कीजिए, हमें पद दे दीजिए, बजट दे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे, 2 चीज दे दीजिए आप। तो पदों का संकट है। 16 के खिलाफ कितने हैं? 16 के 6, 16 पद यहाँ स्वीकृत हैं और 6 मौजूद, 10 लोग रिक्त पद। अकादमी नहीं पढ़ सकते, नया नियम आ गया कर्मचारी चयन आयोग के जरिए हो जाएगा। 16 आदमी काम करने चाहिए यहाँ और 6 आदमी काम कर रहा है। खत्म हो गए 10 पद, उनकी तो छोड़ दीजिए। बजट की क्या स्थिति है आप जानते हैं, हम जानते हैं। आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगाने वाले भी जानते होंगे, संघर्ष कर रहे हैं बजट के लिए। और हम कहते हैं कि बहुत है बजट, क्यों बहुत है? मैं फिर बात दोहराना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत कहता है कि मांगते मांगते थक जाओगे, देते देते नहीं थकना। उनके द्वारा नियुक्त हैं हम, और हम मांगने से करने वाले नहीं हैं। और मैं तो छोटा भी हूँ, जिद बैठ के बैठ भी सकता हूँ लड़ने के लिए, इतना बजट दीजिए तो ठीक है, वरना लीजिए अपना पद में जा रहा हूँ। बजट में अकादमी की कमी नहीं रहेगी अगले वित्तीय वर्ष में। हम और की जो उम्मीद है, काम की कमी नहीं रहेगी, दबाव हम प्रदेश सहन नहीं करेंगे। आरोप लगते रहेंगे, चलते रहेंगे, चीजें होंगी, लेकिन हमें ढूंढना है बाबा साहब मैम को, हमें ढूंढना है गाजीवाल जिसैन सर को, हमें ढूंढना है मधुप जी को, हमें ढूंढना है सर। आगे आने वाले पुरस्कारों में बहुत से लोग जूरी में भी हो सकते हैं। आग्रह रहेगा कि ऐसे ही लोग ढूंढ के लाइए। अकादमी का कोई कार्मिक अध्यक्ष या कोई बाहर का कोई मंत्री संतरी फोन करे तो मुझे बताइएगा। हमें किसी की नहीं मांगे, योग्य कृति का चयन करना है और योग्य व्यक्ति का यहाँ सम्मान करना है और योग्यता के साथ हमें काम करना है। क्योंकि 64 साल की अकादमी हो चुकी है और 65 साल का एक गौरव हमें जुड़े, जरूरी है कि हम कुछ काम ये बाकी से करें। देश और प्रदेश की जो स्थितियां हैं, ये वैचारिक बहस थी, बतौर अध्यक्ष मुझे से अकादमी की तरफ लेके जाने पड़ा। लेकिन जो देश और प्रदेश की जो स्थितियां हैं, उनसे भी हमें अनजाना नहीं होना चाहिए। हमें जानते समझते हमें वह काम करना है
कि जिस दावे से मैं इस अकादमी के संविधान की बात यहाँ खड़े होकर कर रहा था, बिना डरे बिना झिझके कर रहा था, प्रांत के साहित्यकारों तक संदेश संप्रेषित करने की चेष्टा कर रहा था, वही बिना डर वाला माहौल, वही आत्मविश्वास भारतीय संविधान के प्रति भी रहे और हर नागरिक गौरव के साथ, साहस के साथ देश में कहीं भी बोल सके और जो संविधान इजाजत देता है वो कर सके। हमें उस खतरनाक समय में सावधान रहते हुए अपने रचनाक्रम को वहां तक लेके जाना है जहां हमारा भारत अखंड भव्य होते विश्व में नाम करे। मैं राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से बतौर अध्यक्ष सम्मानित होने वाले सभी हमारे वरिष्ठजन, अध्यक्ष परिजन, सचिव परिजन, हमारे कार्मिक परिजन, कार्मिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और एहसान मानता हूँ कि आप यहाँ आमंत्रण पर पधारे। आपके जो जो अनुभव, जो जो सुझाव हैं वे बाकी से देते रहिए, अकादमी से जुड़े रहिए। अकादमी आप सबकी बनाई हुई है और मैं तो मंजू मैम को कल व्हाट्सएप पे जवाब दे रहा था, वो कह रहे थे अकादमी के लिए, मैंने कहा कि अकादमी तो आप उदयपुर की है, हम तो मेहमान है या यूं कहिए कि किराएदार हैं। हम तो 3 साल के लिए सरकार किराएदार बना के भेजती है, हम तो किराएदार हैं, आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन आप उदयपुर के लोग इस अकादमी को गौरव सौंपते रहिए। आप सब आए बड़ी संख्या में, सोलंकी जी ने बहुत प्यारा सा भोजन बनाया, आप सब भोजन करके रहिए और यही कहूँगा कि अकादमी बहुत कुछ नया करने जा रही है, उसमें आप साथ दीजिए। हम अच्छा करेंगे, कहीं बुरा करें तो बाकी से कहिए, निदान न हो तो आप सार्वजनिक विवाद बना दीजिए, लेकिन निदान से पहले सिर्फ हल्ला करने का विवाद या प्राप्ति का विवाद स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि वापस में जवाब देना भी हमें आता है, क्योंकि भविष्य की कोई बोध नहीं है। इस अकादमी की साख, मैंने कहा था कि इस बोर्ड के नीचे मेरा नाम लिखा जा रहा है, इससे ज्यादा मुझे और क्या प्राप्ति है। किस्से के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मेरी बात पे तवज्जो दिया, अच्छा लगा। सम्मानित होने के बाद हम सीढ़ियां उतर के इधर पीछे भोजन की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने चुटकी ली कि आप सौभाग्यशाली हैं कि एक राज्यपाल के हाथों सम्मानित हैं। मैंने कहा कि सर मैं सौभाग्यशाली यही नहीं हूं कि सम्मानित हूं, मैं तो सौभाग्यशाली इस मायने में भी हूं कि मैंने जिंदगी में राज्यपाल देखा ही पहली दफा है। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं सौभाग्यशाली हूं सर। बोले कैसे? बोले कैसे? सुनिए आगे सुनिए। मैंने कहा इससे भी ज्यादा मैं सौभाग्यशाली हूं सर। बोले कैसे? मैंने कहा कि मेरी माँ नहीं जानती कि किताबें कौन लिखता है, कैसे लिखी जाती है, अनपढ़ है मेरी माँ। मेरे पिता सामान्य से साक्षर है, ये नहीं जानते कि इस किताब में क्या लिखा है जो मैं लिख रहा हूं। वो देखते हैं और हाँ कवर देखते हैं, चित्र देखते हैं, हाँ छप्पी फूट रही है भैया। धन्यवाद ज्ञापन के बाद आप सभी भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। सभी भोजन करने के उपरांत यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हेलो, आप सभी पधारे हुए अतिथिगण का एक बार मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान साहित्य अकादमी का ये 65वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को अमृत सम्मान भी प्रदान किया गया। अकादमी की स्थापना से लेकर अब तक रहे अध्यक्षों, सचिवों, अकादमी कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया, जो कि एक ऐतिहासिक पहल है। राजस्थान साहित्य अकादमी प्रदेश में निरंतर साहित्यिक उत्थान और विकास के लिए कार्य करती रही है। मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने कार्यक्रम करते ही अपने विजन और दूरदर्शिता से साहित्य के उत्थान और प्रगति के लिए कार्य आरंभ कर दिया।
इसके सार्थक प्रयासों से ही इस कार्य को भव्य रूप प्रदान किया जा सका। आपने अकादमी के सभी कर्मचारियों को साथ लेकर एक टीम भावना से कार्य किया, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहेंगे और अकादमी परिवार को जो आप निरंतर मार्गदर्शन देते रहे उसके लिए भी हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। मैं आज के मुख्य वक्ता श्रीमान ओम धानवी जी का हृदय की गहराइयों से भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने व्यस्तता और सर्द भरी रातों में ट्रेन में सफर करके हमारे लिए जो पधारे, आपने जो हमें आशीर्वादों से लाभान्वित किया। मैं और अकादमी परिवार आपसे चाहेंगे कि आप इसी प्रकार सहयोग और हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। साथ ही मैं पद्म श्री देवल साहब से का भी आभारी रहूंगा कि आपने भी सृजनात्मक और रचनात्मक अपनी व्यस्तता के बीच हमें अपने मार्गदर्शन से प्रेरित किया। अकादमी परिवार आप यहाँ पधारे, आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है। साथ ही दिव्या प्रभा मैडम और अकादमी के उपाध्यक्ष सुनीता गोगरा का भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि अपने व्यस्ततम समय में आपने यह निकाला। मैं अमर सम्मान प्राप्त करने वाले सभी साहित्यकारों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपने लेखों से साहित्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अकादमी का अमृत सम्मान प्राप्त कर अकादमी को गौरवान्वित किया है। आप यहाँ पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन और पुनः आभार। मैं श्री चेतन ओदेचे और उनकी टीम का को भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक माह के निरंतर प्रयास से चित्र प्रदर्शनी को मूर्त रे पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। अकादमी परिवार से श्री दिनेश जी, प्रकाश जी, राजेश जी, कोठारी जी, भटनागर जी, दयाल जी, नरेंद्र जी, गोपाल जी ने अपने सार्थक प्रयासों से जो आप ये कार्यक्रम देख रहे हो उसका दिन रात मेहनत करके इसको मूर्त रूप दिया है। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं संचालिका सभा का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने जब बुलाया आप यहाँ आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं स्थापना दिवस पर पधारे हुए समस्त साहित्यकारों, श्रोताओं, शोधार्थियों, पूर्व कर्मचारियों, मीडियाजन, परिवारजनों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने हमें अमूल्य समय में निकालकर इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। यदि व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आप पधारे। आपके लिए जैसा कि साहब ने बताया है सुपाच्य स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन चलिए, आपका भी खूब सारा धन्यवाद, खूब सारा धन्यवाद। राजस्थान साहित्य अकादमी 65वां स्थापना दिवस पर देखिए भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आपके प्रोटोकॉल में हुआ जय हो बड़े भाई साहब, मैं देख लिया आपको।
तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान साहित्य अकादमी में 65वां स्थापना दिवस मनाया गया और देखिए एक से बढ़कर एक नगर के साहित्यकार और बाहर से अतिथि सभी आए हैं और ये पूरी चित्र प्रदर्शनी में आप जाओगे तो अब तो देखिए सभी साहित्य अकादमी की जितनी भी बुकें प्रकाशित होती है सारी बुकें यहाँ पे। जी गुरुदेव कैसा रहा? बस ठीक है। चलो खाना मेरा सब आनंद हो गया अभी बहुत ज्यादा क्या ठीक है शानदार। अरे मैं क्या कह रहा हूँ खाली जल्दी निपट गया तो आइसक्रीम साहब। तो महेंद्र जी साहू भाई साहब देखो देख रहे हैं सारी पुस्तकों को, क्या क्या देख लिया वैसे? देखा है तो नई पुरानी सारी। अच्छा नई पुरानी सारी देखी। राजस्थान साहित्य का परिचय कोश नीति संस्कृति। तो रामदयाल जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा साहब कैसा रहा आज का? आज का साहित्य आयोजन भव्य और गरिमामय रहा। हम वरिष्ठ साहित्यकारों का सम्मान कर पवित्र ऋण जैसे ऋण होने का एक यत्न करते हैं। इसके लिए सभी बंधुओं का आभार, धन्यवाद। तो उदयपुर के साहित्य में चलिए ले चलते भोजन की ओर, जहाँ पर सुंदर पकवान बनाया गया है। जी जनाब कैसा रहा? एक ऐतिहासिक पहल अकादमी की ओर से की गई है। सकारात्मक वातावरण प्रदेश में साहित्य का बने और सबकी भागीदारी से अकादमी
अपने दायित्व को निभा पाए, ऐसी शुरुआत आज के इस कार्यक्रम से हुई ऐसा मुझे लगता है। मुझे विश्वास है कि जो कार्यकाल उपलब्ध है उसमें काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन कर पाएंगे, जैसा उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में